नमस्कार। अब विशेषण वापस शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण से। देखिए, गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, स्पर्श आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के जो भी अच्छे बुरे गुण हैं, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, जो भी है, इसमें जो भी लिखा है आदि, इनके अलावा भी बहुत सारे विशेषताएं होती है गुणवाचक में, उनका बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, अच्छा लड़का, ये गुण हो गया। और जहाँ दोष की बात करें तो बुरा आदमी। आकार में बड़ा पत्थर। अब कोई भी आकार आप लिखें, चाहे तो छोटा पत्थर लिखें, चाहे बड़ा पत्थर लिखें, या पत्थर की जगह कोई और भी संज्ञा लिख सकते हैं, जैसे कि छोटा मकान, बड़ा मकान, या ठीक ठाक आकार का मकान। ये सारे इसके गुणवाचक विशेषण ही कहलाएंगे। अब रंग में देखिए, काला कमीज। अब आप समझ गए होंगे, इसकी जगह आप कोई भी रंग लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कोई भी संज्ञा या सर्वनाम भी लिख सकते हैं। सर्वनाम कैसे? जैसे वह काला है। जैसे कई बार इंसान या कोई जानवर जिसका रंग थोड़ा श्याम वर्ण का हो, तो उसके लिए यही कहते हैं वह काला है। वैसे बुरी बात नहीं है, काले गोरे तो भगवान बना देते हैं। अब देखिए, रंग के बाद रूप, सुंदर बालक, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुरूप स्त्री, या और भी कुछ बहुत सारे रूप, तो बहुत सारे होते हैं। रूप तो सुंदर और कुरूप दो ही होते हैं। इसकी जगह आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इंसानों के बारे में या पशुओं के बारे में ही लिखें। सुंदर मकान भी हो सकता है, सुंदर पाठ्य पुस्तक भी हो सकती है, सुंदर हैंडराइटिंग भी हो सकती है, बुरी हैंडराइटिंग भी हो सकती है। और इसके बाद रंग, रूप, अवस्था को कैसे कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति, ठीक है। और दशा भी इसी अवस्था और दशा ये मिलती जुलती है। मुझे क्या है कि दशा और अवस्था के दोनों के अलग अलग उदाहरण याद करने में, अभी रिकॉल करने में थोड़ी समस्या हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, स्वाद देखते हैं। इसका मुझे कोई उदाहरण याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। स्वाद में कैसा? खट्टा आम या मीठा सेब, ठीक है। और गंध, सुगंधित पुष्प या बदबूदार नाला। दिशा यानी जैसे कि पश्चिमी देश होते हैं ना, पश्चिमी देश, या पूर्वी राज्य, ये सारे दिशावाचक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में दिशावाचक। और इसके बाद स्पर्श का अर्थ होता है कोमल या कठोर, जैसे कि कोमल तकिया या कठोर पत्थर, ये हो गया स्पर्श का उदाहरण, ठीक है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण में ये सारे गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, स्पर्श आदि का बोध होता है। जैसे कि ये उदाहरण देकर मैंने आपको जितना मेरे से हो सका उतना समझाने की कोशिश की है। और जहाँ तक बात है अवस्था और दशा की, तो देखिए, ये बीमार व्यक्ति, बीमारी एक दशा होती है। और अवस्था की अगर बात करें तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि जवान आदमी, ये उसकी अवस्था या आयु होती है, ठीक है। और दशा में ये लिख सकते हैं कि हाँ, बीमार है या स्वस्थ है, किस प्रकार का है। तो उम्मीद है कि आपको गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न उत्तर है, तो एक बार व्याकरण का कोर्स पूरा हो जाए, फिर मैं अलग से प्रश्न उत्तर लिखकर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ नहीं, अभी ठीक है, सिर्फ थ्योरी समझ लेते हैं। और ये थ्योरी को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल थ्योरी से रिलेटेड भी सवाल आते हैं।
डायरेक्ट आपको पूछ लेते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है, इनमें से कौन सा कथन गुणवाचक विशेषण के बारे में सत्य है, इस तरह के सवाल। तो थ्योरी याद करना भी जरूरी है, सिर्फ उदाहरणों से कुछ नहीं होता। समझने के लिए उदाहरण अच्छा है कि भाई उदाहरण देखकर हमें थ्योरी समझ में आ सकती है, लेकिन थ्योरी को भी याद रखना जरूरी है। आजकल क्या है कि डायरेक्ट थ्योरी से सवाल पूछ रहे हैं। पिछले कुछ पेपर्स को अगर देखें तो भले ही वो काव्यशास्त्र हो या व्याकरण हो, थ्योरी के सवाल पूछे जाते हैं, सत्य असत्य कथन पूछ लिए जाते हैं। एक लाइन दे दी जाएगी विशेषण की, एक सर्वनाम की, एक संज्ञा की, और लास्ट लाइन दी जाएगी उपयुक्त सभी। ऊपर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो इसलिए थ्योरी याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, ये यहाँ पर संख्या शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। अब देखिए कि दो प्रकार की संज्ञाएं होती है, एक जिनको हम गिन सकते हैं और एक जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जिन्हें गिन नहीं सकते उन्हें मापा या तोला जाता है, और जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें तो गिना ही जाता है। जैसे देखिए, मनुष्य है तो आदमी, 5 आदमी। अब कितने भी आदमी हो, गिनने लायक है। बस आदमी चाहे कितना ही हो, हम गिन सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कहते हुए सुना है कि 4 घी या 5 तेल या 10 आटा? ये सारे के सारे गलत है, क्योंकि इन वस्तुओं को गिना नहीं जाता, इन वस्तुओं को तोला जाता है। अब गिना किन वस्तुओं को जाता है? जैसे देखिए कि तारे, आकाश में असंख्य तारे हैं। अब ऐसा है कि वैसे तारों को गिनना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी अगर उनकी जो भी क्वांटिटी के बारे में बात की जाए तो उनको तोला या मापा नहीं जाता, उनको गिना ही जाता है। ठीक है, असंख्य तारे हैं। ऐसे नहीं कहते कि कई हजार किलो तारे हैं या कई हजार ग्राम तारे हैं, कई हजार मीटर, ऐसे नहीं कहते। वो है, गणनीय चीज़ें हैं। हाँ, भले ही वो इतने ज़्यादा हैं कि गिनना संभव नहीं है, लेकिन आते हैं गणनीय संज्ञाओं में। ठीक है, गणनीय संज्ञा यानी जिनको गिना जा सकता है। और मनुष्य चाहे असंख्य हों, चाहे किसी भी सभा सम्मेलन में, नेताओं की रैली में लाखों करोड़ों आदमी आए हों, भले ही वैसे तो करोड़ों आदमी तो नहीं आते, लेकिन एक एक मनुष्य को अगर हम चाहें तो गिन सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह जैसे कि 10 मकान गणना के लायक है। और अब अगर आपको कह दे कि 5 पानी, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी को गिना नहीं जाता, पानी को तोला मापा ये जा सकता है। तो 5 पानी ना कहकर हम इसको 5 लीटर पानी कहेंगे, 5 लीटर पानी। फिर ये परिमाणवाचक का एक उदाहरण है, तो इसलिए पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले सिर्फ संख्यावाचक। हाँ, तो देखिए, जो गणनीय संज्ञाएं होती है, जैसे कि मकान गिन सकते हैं, आदमी गिन सकते हैं, तारे भी गणनीय होते हैं बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है गणनीय में, जैसे कि 100 पानी की बोतल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि हम पानी को नहीं गिन रहे, हम इस बोतल को गिन रहे हैं। ये 100 क्या है? बोतलें हैं 100। इसी तरह हो सकता है कि 5 तेल के पाउच। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि यहाँ पर ये तेल शब्द देखते ही हम सोचते हैं कि इसको गिना तो जा नहीं सकता, इसको तोला मापा जाता है, तो ये परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये तेल को नहीं गिनकर तेल के पाउच को गिन रहा है। पाउच तो गिने जा सकते हैं ना, इसलिए ये पाउच भी संख्यावाचक में आते हैं। देखिए, पाउच गणनीय है, बोतलें भी गणनीय है, इनको गिना जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें संख्यावाचक में आती है। तो संख्यावाचक का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है, या फिर जिनको संख्या में प्रदर्शित किया गया हो। जैसे कि देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 5 किलो आलू और 5 आलू। अब ये
कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी एक शब्द विशेष हो, जैसे कि आलू है, आलू को गिना भी जा सकता है और आलू को तौल के भी ला सकते हैं, तो उसके आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि ये संख्यावाचक होगा परिमाणवाचक होगा। अब देखिए ये 5 आलू, ये संख्यावाचक है क्योंकि ये आलू गिने हुए 5, ठीक है। और जहाँ 5 किलो आलू लिख दिए, किलो एक परिमाणवाचक इकाई है, ये गणनावाचक इकाई नहीं है। इसलिए जहाँ पर 5 किलो आलू आया है, आलूओं को अभी हमने तौल के लिया है, इसलिए ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। और यहाँ पर गिन के लिया है, इसलिए ये यहाँ पर संख्यावाचक में आ जाएंगे। तो वाक्य में इनको जिस प्रकार से लिखा जाए, वाक्य में जो भी लिखा हो उस पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि तेल के पाउच, अब अगर तेल के पाउच हैं तो वो तो गिनने लायक ही हैं, दिखती बात है। और सीधा अगर तेल के बारे में बात कर दी जाए, उसको हम नहीं गिन सकते, उसको लीटर में मापा जाता है। और एक और उदाहरण देखिए कि 100 आम, अब यहाँ पर आमों को गिना गया है, इसलिए ये संख्यावाचक में आएंगे, संख्यावाचक। और अगर हम ऐसे कहें कि 100 किलो आम, तो ये किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों को गिना गया है या जिन चीज़ों को गिना जा सके वो संख्यावाचक में आते हैं, जिन्हें गिना जा सके, बस वो संख्यावाचक में आते हैं। अब जैसे सब्जी है तो सब्जियों में कुछ सब्जियां संख्यावाचक में भी आती है, परिमाणवाचक में भी आती है। जैसे आलू हो गया, गोभी, जो भी सब्जियां हम गिन सकते हैं, गिन कर ला सकते हैं। तो वाक्य में अगर उनको गिना गया है तो संख्यावाचक में, वरना उनको परिमाणवाचक में रखना है, ठीक है। तो देखिए संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, देखिए जो भी संख्या निश्चित होती है, जैसे 1, 2 और लगातार जितने भी। और इसके अलावा, एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा, या 1 गुणा, 2 गुणा, 100 गुणा। हाँ, लेकिन यह है कि संज्ञा जो है या जो भी सर्वनाम है वो गिनने लायक होना चाहिए। जैसे देखिए निश्चित के उदाहरण देखते हैं कि 200 आदमी, ये निश्चित है, आदमियों की संख्या कितनी है, 200, बिल्कुल निश्चित संख्या है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। और पहला स्थान, पहला स्थान से भले 10वां स्थान, 100वां स्थान, लेकिन फिक्स है कि स्थान कौन सा है, पहला, और स्थान गिना जाता है, स्थान को तोला नहीं जाता। ऐसे कोई नहीं कहता कि 1 किलो स्थान प्राप्त किया, है ना। और इसके बाद देखिए 1 गुणा, 1 गुणा, अब 1 गुणा के बाद, सॉरी 1 गुणा तो क्या होता है, 2 गुणा। इसके बाद ऐसी संज्ञा लिखनी है जो गिनने लायक हो, जैसे कि 1 गुणा ज़्यादा लोग आए, 2 गुणा ज़्यादा लोग आए। अब ये गणनावाचक है, इनको गिन सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि 2 गुणा ज़्यादा, जैसे इस टांके में 2 गुणा ज़्यादा पानी है या 4 गुणा ज़्यादा पानी है, ऐसे नहीं। ये जो उसके पीछे हम संज्ञा लिखते हैं वो गिनने लायक होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो संख्यावाचक समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। दसवां छात्र और 1000 विद्यालय। तो प्रैक्टिकली किसी को मत लीजिए, यहाँ पर सिर्फ उदाहरण देख लीजिए आप। और 100 गुणा ज़्यादा जानवर, ये सारी गिनने लायक चीज़ें हैं। विद्यालय भी गिन सकते हैं, जानवरों को भी और छात्रों को भी गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में।
अनिश्चित। अनिश्चित में कौन से शब्द आते हैं कि कई, कुछ या करोड़ों, लाखों, इसी तरह से सैकड़ों, हजारों आ जाएगा। कम आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मेन है, वही पढ़ लेते हैं। जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि कई लोग आए। अब लोग गिनने लायक हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कितने आए। है तो संख्या लोगों की, लेकिन हमें वो संख्या पता नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि कई लोग आए। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह के एक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में भी कोई, कुछ, मतलब उसमें भी हमें पता नहीं होता कि कितना है, क्या है, जो भी है वो कौन है, हमें पता नहीं होता, डाउट वाली बात होती है। तो इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक में भी क्या होता है कि संख्या तो होती है, लेकिन वो निश्चित नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि कितनी संख्या है। अगर हम कहते हैं कि 100 लोग आए तो निश्चित हो जाते, लेकिन हमें पता नहीं कितने आए, इसलिए कई लोग आए। और कुछ जानवर या कुछ भेड़ बकरियां, कुत्ते, घोड़े, शेर, कुछ भी। अब जानवर भी गिनने लायक है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको कुछ जानवर ऐसे कहेंगे। अब देखिए, जो करोड़ों लाखों शब्द मैंने लिखे हैं वो किस तरह से यूज होंगे। अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि करोड़ जो होता है वो तो गिनने लायक होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि लाखों साल पहले, वैसे साल को तो गिना जाता है, लेकिन ये जो शब्द है लाखों साल, अब लाखों कितना होता है? 1 लाख होता है कि 2 लाख होता है, 3 लाख होता है, ये फिक्स नहीं है। जिसको पता नहीं होता है वो ऐसे कहता है लाखों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, मतलब निर्धारित नहीं होता कितने साल पहले। ऐसा तो नहीं कहा किसी ने कि भाई 1 लाख की 21,000 साल पहले या 4 लाख साल पहले, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन जब शब्द आ गया लाखों, तो 1 लाख से लेकर 99 लाख कितना भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये भी अनिश्चित में आता है। उसी तरह सैकड़ों योद्धा, अब कितने योद्धा है फिक्स नहीं है। योद्धाओं को गिना जा सकता है बिल्कुल, लेकिन वो गिनती क्या है वो अभी तक निश्चित नहीं है, इसलिए सैकड़ों योद्धा कह दिया अंदाजे से। इसलिए ये सैकड़ों जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक में प्रयुक्त होता है। इसी तरह के शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में भी काम में आते हैं, लेकिन उनके पीछे जो संज्ञा लगती है उस पर डिपेंड करता है, उससे डिपेंड करता है कि वो शब्द संख्यावाचक होगा या परिमाणवाचक। अब लोग गिने जा सकते हैं, जानवर, योद्धा, साल, ये सारे गिनने लायक चीज़ें हैं, इसलिए ये संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। या माफ़ कीजिए, अभी वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, लगभग 18 मिनट हो चुके हैं। तो परिमाणवाचक के बारे में अगले वीडियो में ही पढ़ते हैं, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।